वेलकम दोस्तों, मैं मनोज पवार भानी क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हमारा हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, जिसके अंदर आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। एक नया, छोटा लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण एक सवाल, दो सवाल इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है, बिल्कुल वो सारे उन तथ्यों पे हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है महाजनपद काल। महाजनपद काल, देखिएगा बेस में जाकर के पहले जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि कई बार प्रश्न वहाँ से उठा करके पूछ लिए जाते हैं। अगर आपने मेरे मौर्य साम्राज्य का पहला वीडियो देखा है तो मौर्य साम्राज्य तक पहुँचने से पहले मैंने आपको सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता से रिलेट किया था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ बातें जो पीछे की हमको जाननी जरूरी है। महाजनपद काल, जिसे हम किन किन नामों से जानते हैं, देखिएगा पहले तो इसका काल देखें हम, तो ये 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व ये इसका समय रहेगा, और इसी कारण इसे छठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय भी कहते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी अगर कहीं पर महाजनपद काल न पूछ करके परीक्षा में पूछ लिया जाता है छठी शताब्दी ईसा पूर्व, तो महाजनपद काल ही कहा जाएगा। और यही वो समय था, देखिएगा, क्योंकि हमने इसके पहले पढ़ा है ऋग्वेद या वैदिक सभ्यता को, तो पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक में हमने बांट करके उसको पढ़ा था। तो ऋग्वेद के अंदर जब रचना ऋग्वेद की होती है, उसे पूर्व वैदिक या ऋग्वेदिक काल के नाम से जानते हैं, और उसके बाद में अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना हुई, उसे उत्तर वैदिक। काफ़ी सारे बड़े परिवर्तन देखने को मिले हमें। उत्तर वैदिक सभ्यता के अंदर लोहे की खोज हो जाती है, और वहाँ से आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी प्रकार के जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी प्रभावित हो जाती हैं। यहाँ तक कि हम देखते हैं कई देवताओं का अस्तित्व, जिनका पहले कम महत्वपूर्ण था, अब अधिक महत्वपूर्ण बन करके उभरते हैं। महत्वपूर्ण देवी देवताओं का स्थान, देवताओं का, नॉट देवी, क्योंकि ये पितृ सत्तात्मक समाज है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के परिवर्तनों का आगे चल करके धीरे 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 उत्तरोत्तर और ये व्यवस्थाएं जटिल होती जाती हैं। जैसे कि पहले हमने देखा था कि जो वैदिक या ऋग्वैदिक सभ्यता है, उसका जीवन जो था वो कबीलाई जीवन था। और कबीलाई लोग कैसे होते हैं? घुमंतु लोग होते हैं, यायावारी लोग होते हैं, खाना बदोश लोग होते हैं। और उनका जो राजा होता था, उसकी भूमिका कबीला के एक सरदार के रूप में होती थी। फिर धीरे धीरे इन कबीलों ने एक स्थान पर रहना स्थायी तौर पर प्रारंभ किया, और कबीलों से अस्तित्व में आए जन, और जन से, ये उत्तर वैदिक काल के समय की बात है, इन जनों ने मिलकर के छोटे छोटे जनपदों का निर्माण किया। और कालांतर में यही जो जनपद हैं, इन जनपदों ने मर्ज होकर के, यानी जनपदों ने अपने आसपास के छोटे जनपदों को अपने अंदर मर्ज कर लिया, समाहित कर लिया, सम्मिलित कर लिया, और फिर निर्माण हुआ महाजनपदों का। महाजनपदों का निर्माण हुआ, और यही महाजनपद, जहाँ आज हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, महाजनपद काल को बौद्ध काल भी कहते हैं। इसे बुद्ध काल या बौद्ध काल, बुद्ध काल क्यों कहते हैं? क्योंकि यही वो काल है जब भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सभी व्यवस्थाओं में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए। धर्म में, जैसा कि आपने देखा, उत्तर वैदिक सभ्यता जो हमने देखी थी, उसमें ब्राह्मणवाद को अधिक महत्व दिया गया। साथ ही साथ धर्म के अंदर बहुत से बाह्य आडंबर, यज्ञ, अनुष्ठानों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया, और इसी कारण धर्म में धीरे धीरे कुछ बुराइयां भी पैदा हो गई। नारी से रिलेटेड महत्व को हमने देखा, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखी जो पूर्व वैदिक काल के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था अब जन्म पर आधारित होने लगी, यानी कि समाज में लोगों के बीच में दूरियां बनने लगी। तो इन सारी चीज़ों से हम यही सीखते हैं कि बहुत हद तक प्रभावित किया है उत्तर वैदिक काल ने। तो इस समय बहुत बड़े बड़े धार्मिक परिवर्तन भी होने लगे, और इसी परिवर्तन के अंदर दो नाम निकल करके आते हैं, जिनको नास्तिक संप्रदाय के रूप में जानते हैं, और वो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जो वेदों में विश्वास करते हैं वे आस्तिक, और जो वेदों को नहीं मानते हैं वे नास्तिक। और वैदिक सभ्यता के ही एक भाग के रूप में साहित्य में हमने पढ़ा था उपनिषद, और यह वही उपनिषद है जो वैदिक धर्म में तो आस्था रखता है, किंतु वैदिक धर्म में उत्तर वैदिक काल के अंदर आए बाह्य आडंबरों और यज्ञ अनुष्ठानों का पूर्णतः विरोध करता है। तो उसी से प्रेरणा लेकर के बौद्ध और जैन धर्म जो है अपने अस्तित्व में आते हैं। तो इसे बुद्ध काल भी कहते हैं। आगे जब हम बुद्ध और जैन धर्म को अध्ययन करेंगे तब समझेंगे कि बुद्ध धर्म का क्या संबंध रहा विभिन्न महाजनपदों से। देखिएगा, अगर बात करें जनपदों की कुल संख्या की, तो 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें मिलता है, और सर्वप्रथम ये उल्लेख हमें मिलता है बौद्ध ग्रंथ के अंदर, और उस बौद्ध ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय।
अंगुत्तर निकाय, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार रीट एग्जाम में, अन्य कंपटीशन एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। और अगर जैन ग्रंथ की बात करें तो वो नाम निकल करके आता है भगवती सूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि कई बार अंगुत्तर निकाय पूछा जा चुका है, तो मैं भी इस बार भगवती सूत्र को इंपॉर्टेंस दी जाए। तो भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय वो अलग अलग धर्म से रिलेटेड ग्रंथ है जो सर्वप्रथम हमें 16 महाजनपदों की जानकारी देते हैं। अगर हम महाकाव्यों की बात करें तो महाभारत के अंदर भी हमें कई सारे महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसके अंदर हम मत्स्य जनपद की बात कर लें, सूरसेन जनपद का संबंध कहीं ना कहीं कृष्ण से जोड़ करके देखा जाता है। तो साथ ही साथ गांधार, पांचाल, ऐसे बहुत से जनपद हैं जिनका संबंध महाभारत काल से निश्चित तौर पर रहा है। चलिएगा बात करते हैं भारत में स्थित 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां, और वर्तमान में उनकी स्थिति अगर देखें तो वर्तमान स्वरूप में वो कौन से राज्य के किस क्षेत्र में स्थित है उसको भी देखें, क्योंकि कई बार प्रश्न इस चीज से भी पूछा जाता है। तो बात करेंगे, देखिएगा इस मैप को एक बार जरूर आप देखें, क्योंकि मैप आपके लिए मैं इसीलिए लेकर के आया हूं ताकि हमको राज्यवार पता चल सके कि कौन से राज्य में कितने महाजनपद अवस्थित थे। देखिएगा भारत के बाहर के 2 जनपदों की सर्वप्रथम बात करना चाहूंगा। देखिएगा पहला जो जनपद है, यहीं से शुरू करेंगे अपन, पहला महाजनपद कंबोज, और ये कंबोज महाजनपद भारत से बाहर स्थित है। भारत से बाहर यानी कि हम वर्तमान अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर सटा हुआ ये स्थान माना जाता है कि ये वहां पर स्थित है कंबोज। इसकी राजधानी, देखिए राजधानी से प्रश्न निकाल करके ही पूछेगा, कंबोज से अगर प्रश्न आता है, या ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान भारत से बाहर स्थित 2 महाजनपद कौन से हैं। तो इसकी राजधानी का जो अगर हम जिक्र करें तो राजधानी कौन सी रहेगी, इसकी राजधानी रहेगी राजपुर या हाटक, राजपुर या हाटक। और दूसरा जो महाजनपद भारत से बाहर है वो है गांधार, गांधार महाजनपद जो वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र में स्थित है। और इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है तक्षशिला, बिल्कुल वही तक्षशिला जो प्राचीन भारत की शिक्षा नगरी या शिक्षा स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। आचार्य चाणक्य यहाँ पर शिक्षक की भांति कार्य कर चुके हैं। ये वही तक्षशिला है जहाँ बिंदुसार के समय में 2 बार विद्रोह हुआ, जिसमें एक बार सुशीम और दूसरी बार अशोक को भेजा गया। इसका उल्लेख हमें मिलता है दिव्यावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अंदर। तो तक्षशिला यहाँ की राजधानी। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल करके आता है वो यही आता है कि वर्तमान भारत की सीमा से बाहर कौन से 2 महाजनपद हैं, तो वो है आपका कंबोज और गांधार। बस इससे ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे क्योंकि कहाँ से प्रश्न आएगा उसी को हम फोकस करेंगे। देखिएगा अगले महाजनपद की ओर, देखिए अगले महाजनपद में हम बढ़ते हैं हमारे ही राज्य के महाजनपद की ओर, और वो है तीसरे नंबर का मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित है, तो राजस्थान, भारत के राजस्थान प्रांत में। और इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो वो राजधानी है विराटनगर। ये महाजनपद राजस्थान में स्थित है और इसकी राजधानी है विराटनगर, जो अगर क्षेत्र वाइज देखें तो वर्तमान जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में पड़ता है। जयपुर के क्षेत्र में ये मत्स्य महाजनपद अवस्थित हुआ करता था और इसका संबंध महाभारत काल से माना जाता है, महाभारत काल से संबंध। और ये वही महाजनपद या वही विराटनगर है जहां पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय व्यतीत किया था। और विराटनगर का जो शासक है विराट, जी बिल्कुल, विराट नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वर्तमान समय में भी आप लोग जानते हैं। तो ये विराट जो है ना राजा, विराटनगर का शासक, मत्स्य महाजनपद से जिनका संबंध है, इस विराट ने महाभारत युद्ध के अंदर, महाभारत युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। तो पांडवों का साथ देने वाला वह कौन सा जनपद का शासक था, तो विराट। राजधानी विराटनगर वर्तमान राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में अवस्थित है, मत्स्य महाजनपद। और पांडवों ने अज्ञातवास बिताया कौन से महाजनपद में, तो मत्स्य महाजनपद। इसी से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक एक चीज को लेकर के चलते हैं। अब हम बात करेंगे अगले महाजनपद की जो हमारे एक पड़ोसी राज्य में है। अभी उन्हीं राज्यों से रिलेटेड महाजनपद लूंगा जिनकी संख्या राज्य में 1 है, जिसमें पहला हमने देख लिया मत्स्य, क्रम से देखें तो तीसरा देखा, लेकिन राज्यवार देखें तो पहला, क्योंकि 2 तो हमारे भारत से बाहर है। चौथा महाजनपद जिसका नाम है अवंती। देखिएगा अवंती महाजनपद कहाँ स्थित है, प्रांत का नाम लिखेंगे पहले, मध्य प्रदेश।
और मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है महाजनपद कौन सा, तो हमारा अवंती। कौन से क्षेत्र में पड़ता है, तो वर्तमान उज्जैन क्षेत्र में, बिल्कुल उज्जैन महाकालेश्वर, उज्जैन महाकालेश्वर सभी ज्ञात है सभी को, तो उज्जैन क्षेत्र के आसपास पड़ता है वर्तमान उज्जैन क्षेत्र में पड़ने वाला महाजनपद अवंती। इसकी राजधानी की बात करें तो दो राजधानियां हैं। अगर उत्तरी हम अवंती की बात करें तो उत्तरी अवंती की राजधानी रहेगी, उत्तरी अवंती की जो राजधानी रहेगी, इससे आने से पहले मैं मौर्य शासन और मौर्य साम्राज्य के बारे में जो हमने पढ़ा था उस पर आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। वहाँ हमने पढ़ा था कि बिंदुसार के समय में मौर्य साम्राज्य के 4 प्रांत थे, जिसमें से एक प्रांत था अवंती, और अवंती का प्रांतपाल कौन था, उज्जैनी का प्रांतपाल कौन था, तो अशोक। ठीक है ना, तो इसकी 2 राजधानियां यहाँ निकल करके आती है। उत्तरी अवंती की राजधानी है वही वर्तमान उज्जैन के नाम से प्रसिद्ध उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी कौन सी है, तो बिल्कुल आपने मूवी तो देखी होगी, महिष्मती। महिष्मती दक्षिणी अवंती की राजधानी, और ये वर्तमान मध्य प्रदेश के उज्जैन क्षेत्र में पड़ने वाला महाजनपद है। बस इससे ज्यादा इसको जहां से जो प्रश्न निकलेगा वहीं और उन्हीं चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 2 राजधानियां हैं, अवंती 2 क्षेत्रों में बटा था, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। अब राज्यवार तीसरा महाजनपद और क्रमवार हमारा 5वां महाजनपद, और इसको हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। क्यों इंपॉर्टेंट दे रहे हैं इसको, क्योंकि ये वो महाजनपद है जिससे एक ही प्रश्न बहुत ज्यादा निकल करके आता है, अश्मक। जिस प्रकार से हमने 2 जनपद देखे भारत से बाहर, तो ये वह एकमात्र जनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है। यानी दक्षिण भारत में स्थित वर्तमान कौन से प्रांत में, आंध्र प्रदेश, जी बिल्कुल आंध्र प्रदेश में स्थित है, और आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का यह एकमात्र महाजनपद, बाकी सारे उत्तर भारत में है और भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। इसकी राजधानी की अगर बात करें तो 2 नाम आपको याद रखने हैं। इसे कहीं कहीं पर पोटली या कहीं पर पोतन नाम में भी दिया जाता है। अश्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, राजधानी पोटली या पोतन। तो मैंने आपको 3 वो प्रांत बताए जिसमें एक एक महाजनपद स्थित है। राजस्थान से मत्स्य महाजनपद, राजधानी विराट। मध्य प्रदेश से अवंती, राजधानी उज्जैनी और महिष्मती। तीसरा हमने देखा अश्मक आंध्र प्रदेश और उसकी राजधानी पोतन या पोटली। देखिएगा, अब बात करेंगे उन 2 राज्यों की जिसमें सबसे ज्यादा महाजनपद है। तो उस सब सर्वाधिक महाजनपदों वाले राज्य को सबसे लास्ट में लेते हैं। हम राज्य लेते हैं बिहार, और बिहार क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी अभी आ जाएगा। बिहार में कुल जनपदों की संख्या है 3। देखिएगा यहां पर भारत से बाहर 2 महाजनपद, कंबोज और गांधार। फिर देखा अपने मत्स्य राजस्थान में, फिर हमने उसके बाद में देखा अश्मक, जो कि कहां है, अश्मक है आपका कहां पर, बिल्कुल सत्य बात, दक्षिण भारत का एकमात्र जो रहेगा। उसके बाद में एक बात करेंगे हम अवंती की। अवंती कहां, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित। तो यहां मैं इस राज्यवार बात कर रहा हूं। उसके बाद में बात कर रहे थे हम बिहार की, तो ये रहा आपका बिहार। देखिएगा 3 महाजनपदों को मैंने यहां पर दिखाया है, मगध, अंग और वज्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मगध महाजनपद जो मौर्य साम्राज्य के लिए प्रसिद्ध रहा, 3 महाजनपदों के पहले उसमें हर्यक वंश ने उसे एक साम्राज्य का स्वरूप प्रदान किया और सारी चीजें हम पहले देख चुके हैं। तो देखिएगा पहला महाजनपद मगध, बिहार का ही नहीं पूरे भारतवर्ष का सबसे प्रभावशाली महाजनपद, जो आगे चल करके एक साम्राज्य का रूप लेता है हर्यक वंश के समय में। मगध, इसे हम कह सकते हैं सबसे शक्तिशाली महाजनपद भारत का। क्यों, कारण बिल्कुल सा भौगोलिक दृष्टि से देखे जाए तो उन्नत, और इसी कारण उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत, तो राजनीतिक स्थिति भी उसकी मजबूत। देखिएगा कहां पर इसकी स्थिति पड़ती है वो देख लेते हैं अपन, बिहार के अंदर। तो ये फैला हुआ ऐसा मगध महाजनपद की जो स्थिति है वो वर्तमान पटना से गया तक, पटना से गया के क्षेत्र में, बिहार पटना से गया के क्षेत्र में। और पटना बिल्कुल ज्योग्राफी की क्लास जब लेंगे डीप में देखेंगे, पटना 3 नदियों का संगम स्थल। देखिए ऊपर से आती है गंडक, ये सीधी बह करके जा रही है गंगा, और दक्षिण से उत्तर में बहने वाली भारत की एकमात्र नदी कौन सी है,
तो अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी, तो इन 3 नदियों के संगम को कहते हैं पटना। बिल्कुल साहब, तो नदियों के मध्य स्थित वो क्षेत्र इस वजह से काफी उपजाऊ है और इसी कारण इसकी शक्ति में बहुत अधिक प्रभाव और साथ में राजनीतिक दृष्टि से तो मजबूत है ही, आसपास के छोटे क्षेत्रों को अपने अंदर मिलाते चले गए और एक महाजनपद का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अब बात करेंगे राजधानी की, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रारंभिक राजधानी रही है गिरिव्रज, गिरिव्रज। उसके बाद में कहीं कहीं पर राजगृह का भी उल्लेख मिलता है और अंत में जो राजधानी रही है वर्तमान पटना और तत्कालीन पाटलिपुत्र। तो 3 राजधानियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, गिरिव्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र, पटना से गया के क्षेत्र में। और बात करेंगे सबसे शक्तिशाली, तो यहाँ की शासन व्यवस्था की बात करें तो कुछ महाजनपद ऐसे थे जहां राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। और राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, एक बार एक चीज इसी एक लाइन में क्लियर कर देते हैं, तो 4 यहां महाजनपदों के नाम निकल करके आते हैं जहां राजतंत्र व्यवस्था थी। तो पहला रहेगा यही मगध, मगध के बाद में दूसरा जो हम पढ़ चुके हैं अवंती, तीसरा रहेगा यहां पर कौशल और फिर वत्स, कौशल और वत्स। ये कुछ ऐसे महाजनपद है जहां राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। तो साथ ही कुछ ऐसे महाजनपद भी थे जहां गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, जिसमें सबसे पहला नाम निकल करके आता है गणतंत्र में वज्जी। वज्जी जब पढ़ाऊंगा वज्जी तब बताऊंगा डीप में। तो यहाँ 8 जनपदों का समूह था और यही 8 जनपदों के अंदर कौन सी व्यवस्था थी? गणतंत्र व्यवस्था। गणतंत्र या संघ का शासन, कुछ लोगों के ग्रुप थे बने हुए, उनके द्वारा शासन किया जाता था। और उसके साथ में दूसरा जो नाम निकल करके आता है वो आता है साहब आपका लिच्छिवी। ये एक जनपद था इसका, लिच्छिवी। और यही राजधानी की बात करें तो लिच्छिवी की राजधानी वैशाली और वैसे ही हमारे वज्जी की राजधानी भी वैशाली। तो सर्वाधिक विश्व में सबसे पहले गणतंत्र की व्यवस्था का पता हमें कहाँ चलता है? तो वज्जी महाजनपद विश्व का पहला महाजनपद या क्षेत्र जहां गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। और उसका एक जनपद है जिसका नाम था लिच्छिवी। लिच्छिवी की राजधानी भी वैशाली। तो ठीक है, अब वापस आता हूं मैं मगध पर। यह भारत का सबसे प्रभावशाली महाजनपद, राजधानी गिरिव्रज, राजगृह या पाटलिपुत्र वर्तमान पटना से गया के क्षेत्र में फैला हुआ। और मगध आगे चलकर एक साम्राज्य का रूप प्राप्त कर लेता है। प्रश्न यहीं से निकल करके आता है राजधानियों से। और साथ ही साथ सबसे शक्तिशाली शासन व्यवस्था कौन सी है? राजतंत्रात्मक। ठीक है साहब, राजतंत्र। अब अगली जो बिहार की महाजनपद है उसकी बात करते हैं। अगला महाजनपद जिसको हम जानते हैं किस नाम से? बिल्कुल अंग के नाम से। अंग, अंग की राजधानी, अंग की राजधानी है चंपा। राज्य का नाम नहीं लिखवाऊंगा, ऊपर बता दिया मैंने आपको। बिहार राज्य के ही 3 महाजनपदों को पढ़ेंगे। चंपा इसकी राजधानी है। और कौन से क्षेत्र में पड़ता है वर्तमान में? तो वर्तमान भागलपुर मुंगेर क्षेत्र में। बिहार के क्षेत्र है भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र, और मुंगेर का क्षेत्र, यहाँ पर ये महाजनपद अवस्थित था। और ये बिहार का दूसरा महाजनपद, राजधानी और वर्तमान क्षेत्र। तीसरा जो महाजनपद बिहार का है वो है वज्जी। बिल्कुल अभी मैंने जिसके बारे में बात की थी, वज्जी महाजनपद। और वज्जी की राजधानी बिल्कुल वैशाली। और साथ ही ये चीज भी लिखिएगा, वज्जी महाजनपद 8 जनपदों से मिलकर बना था। और इन 8 जनपदों में कौन सी व्यवस्था थी? गणतंत्र, यानी विश्व का, यहां पर लिख लेते हैं अपन, विश्व का प्रथम, यानी विश्व में प्रथम गणतंत्र व्यवस्था की जानकारी हमें कहां से मिलती है? वज्जी महाजनपद से। और इसकी जो राजधानी है वैशाली, और इसी जनपद में से एक जनपद है जिसका नाम है लिच्छिवी। 8 जनपदों में से एक जनपद लिच्छिवी, और इसकी भी राजधानी वैशाली। वैशाली के स्थान पर कहीं कहीं पर हमें यहाँ पर मिथिला नाम भी मिलता है। मिथिला, बिल्कुल मिथिला क्षेत्र, ये मिथिला क्षेत्र में फैला हुआ। मिथिला वही जहाँ सीता जी का जन्म हुआ, सीता जी से संबंध क्षेत्र मिथिला। तो मिथिला भी राजधानी के रूप में कहीं कहीं पर देखने को मिल सकता है। तो वज्जी विश्व का पहला गणतंत्र व्यवस्था वाला महाजनपद, राजधानी वैशाली, 8 जनपदों से मिलकर बना है, जिसमें से प्रमुख जनपद है वैशाली, लिच्छिवी, और जिसकी राजधानी वैशाली। दोनों की कॉमन राजधानी मिथिला क्षेत्र, वर्तमान का मिथिला क्षेत्र बिहार। चलिएगा, 3 महाजनपद मैंने आपको बता दिए बिहार के।
एक राजस्थान से, एक मध्य प्रदेश से, एक आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत, और 2 महाजनपद हमने भारत के बाहर से देखे। अब एकमात्र राज्य बचता है जिसको अगर हम याद कर लेते तो आधे महाजनपद हमारे वैसे ही याद हो जाते हैं। टोटल 16 हैं, लेकिन उस 16 में से अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 8 महाजनपद है। तो अगला हमारा राज्य रहेगा उत्तर प्रदेश यानी यूपी। यूपी के अंदर 8 महाजनपद हैं। देखिएगा, उत्तर प्रदेश कुरु महाजनपद जिसका संबंध महाभारत काल से है, पांचाल महाभारत में उल्लेख मिलता है, कौशल, मल्ल, काशी, वत्स और चेदी, ये कुछ महाजनपद। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वत्स भी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, कौशल भी राजतंत्रात्मक, मगध बिहार से है और अवंती आपका मध्य प्रदेश से है। यानी कि उत्तर प्रदेश के 2 महाजनपद जहां राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, कौशल और वत्स। देखिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा महाजनपद, काशी। याद करने में बहुत आसानी रहेगी काशी, क्योंकि कई जगह पर हम काशी नाम को पौराणिक मान्यता और भारतीय सनातन धर्म में जानते हैं। तो काशी का जो क्षेत्र है उसमें राजधानी की बात करें तो वाराणसी, काशी की राजधानी वाराणसी रहेगी। और वाराणसी वही क्षेत्र, बिल्कुल आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश वाराणसी क्षेत्र। अगर कर ले कहां पर थी ये महाजनपद, तो वाराणसी क्षेत्र में। चलिएगा, अगले महाजनपद की बात करूंगा मैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो अगला महाजनपद है कौशल। कौशल, और कौशल में कौन सी शासन व्यवस्था थी? बिल्कुल कौशल के अंदर हमारी राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी जो है, 2 राजधानियों का उल्लेख मिलता है, एक है श्रावस्ती और दूसरा है साकेत। लेकिन अगर कहीं पर सिर्फ श्रावस्ती ही दिया है ऑप्शन में तो वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर रहेगा। और वर्तमान उत्तर प्रदेश के फैजाबाद क्षेत्र में ये महाजनपद अवस्थित था। ये मैं बता रहा हूं क्षेत्र जो वर्तमान में है, और इसकी उस समय राजधानी कौन सी थी और महाजनपद का नाम क्या है। तीसरा जो महाजनपद है उसे हम जानते हैं मल्ल के नाम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मल्ल। इसकी राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी है कुशीनारा, जिसे कहीं कहीं हम कुशीनगर के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल कुशीनगर, कुशीनारा, कुशीनगर ही लिख देते हैं। कुशीनगर राजधानी, और कुशीनगर का नाम हमने आगे हम जब पढ़ेंगे ना बौद्ध धर्म को, तब आएगा। गौतम बुद्ध को इसी स्थान पर महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, है ना। निर्वाण नहीं, महानिर्वाण, बुद्ध निर्माण। तो बुद्ध का निर्माण कहाँ हुआ था? बुद्ध का निर्माण हुआ था कुशीनारा या कुशीनगर। गौतम बुद्ध से संबंधित कौन सा महाजनपद है? देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में हुआ था। लेकिन अगर उनके निर्वाण की बात करें और कौन से जनपद से उनका संबंध बताया जाता है, तो उनका संबंध बताया जाता है मल्ल महाजनपद से। देखिएगा, वर्तमान में कौन से क्षेत्र में? तो उत्तर प्रदेश के देवरिया क्षेत्र में। ये वर्तमान स्थिति बता रहा हूं मैं आपको। और शासन व्यवस्था कैसी थी? तो मैंने आपको पहले कह दिया कि कुछ राजतंत्र थे तो कुछ गणतंत्र, जिसमें मल्ल का नाम भी गणतंत्र के रूप में आएगा। अगला महाजनपद जहां पर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को बताया था मैंने, वत्स। ठीक है, वत्स की राजधानी रहेगी आपकी कौशाम्बी। कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। राजतंत्रात्मक था, बिल्कुल हम पहले क्लियर कर चुके हैं, राजतंत्र था यहाँ पर। और इसका क्षेत्र कौन सा पड़ता था? तो वर्तमान प्रयाग क्षेत्र, प्रयाग कह दीजिए, इलाहाबाद कह दीजिए, यानी वर्तमान इलाहाबाद प्रयाग का जो क्षेत्र है वो इस महाजनपद का क्षेत्र था। राजधानी कौशाम्बी। राज व्यवस्था कौन सी थी? तो राजतंत्रात्मक। ठीक है, उसके बाद में हम 5वें महाजनपद की बात करेंगे, कुरु। और कुरु कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, वर्तमान दिल्ली का क्षेत्र, दिल्ली का क्षेत्र, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। राजधानी क्या थी इसकी? तो बिल्कुल वही राजधानी जो पांडवों ने अपनी राजधानी बनाई थी, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी हो जाएगी कुरु की। और दिल्ली हरियाणा के क्षेत्र में, दिल्ली के साथ में हरियाणा का भी कुछ क्षेत्र इस महाजनपद के अंदर आता था। और इंपॉर्टेंट प्रश्न जो यहाँ से निकल करके आ सकता है कि इसका संबंध कहाँ से है? तो महाभारत से। महाभारत क्षेत्र से संबंधित कौन सा महाजनपद? उत्तर प्रदेश में तो कुरु। और भी महाजनपद है जिनके नाम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे। चलिएगा, अगला महाजनपद जिसकी राजधानी जिसका उल्लेख भी हमें महाभारत काल में मिलता है, और उस जनपद का, महाजनपद का नाम है पांचाल। 6ठे नंबर का हमारा महाजनपद उत्तर प्रदेश का पांचाल। बिल्कुल पांचाली, पांचाल, महाभारत काल। और पांचाल की राजधानी है अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर, और यह भी महाभारत से संबंध माना जाता है, महाभारत काल। ठीक है, और इससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता है, अभी तक नहीं पूछा गया। महाजनपद मुख्य रूप से मगध है,
उसके बाद में आपका वज्जी पूछ लेते हैं, अंग पूछ लेते हैं, और मुख्य रूप से मल्ल जिसको गौतम बुद्ध से संबद्ध करके पूछा जा सकता है, कंबोज पूछ लेते हैं, गांधार और अश्मक। ठीक है साहब। 7वें नंबर का जो महाजनपद यहाँ रहेगा वो है सूरसेन। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उस उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेकिन इसमें कुछ क्षेत्र राजस्थान का भी सम्मिलित है जिसको ब्रज क्षेत्र कहते हैं, है ना। और सूरसेन की राजधानी कौन सी है, तो सूरसेन की राजधानी वही मथुरा। अब जब मथुरा वृंदावन की बात हो तो भगवान श्री कृष्ण को भी याद कर लेना चाहिए। देखिएगा, सूरसेन वह महाजनपद है जहां के शासकों ने अपने आप को कृष्ण से संबंधित यदुवंशी बताया है, तो वह महाजनपद जिसका संबंध कृष्ण से जोड़ा जाता है तो सूरसेन नाम से क्लियर हो जाएगा, है ना। राजधानी मथुरा। लेकिन कुछ विदेशी जो इतिहासकार हैं वो यहाँ पर नामों में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। सूरसेनोई उनके ग्रंथों में, उनके विवरणों में हमें सूरसेन का नाम सूरसेनोई और मथुरा के नाम के स्थान पे हमें नाम मिलता है मैथोरा। ठीक है ना साहब। सूरसेनोई और सूरसेनोई और मैथोरा, ये नाम हमको विदेशी जो यात्री हैं उनके साहित्यों में मिलता है नाम सूरसेन महाजनपद का। और देखिएगा, इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से बताया गया, कृष्ण से संबंध। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं राजस्थान के अंदर भी इसका विस्तार था ब्रज क्षेत्र में, यानी राजस्थान के वे क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश से संबंध है, जुड़े हुए हैं, नजदीक में है, तो वहां सूरसेन महाजनपद का विस्तार था। अंतिम महाजनपद जो हमारे इस 16 की लिस्ट में अंतिम और उत्तर प्रदेश के 8 की लिस्ट में भी अंतिम, वो है साहब चेदी। चेदी महाजनपद की राजधानी है शक्तिमती, और कहीं कहीं पर ये नाम सोत्यवती भी मिलता है, सोत्यवती या शक्तिमती। और इसका संबंध भी महाभारत काल से है। कौन सी घटना से मैं बता दूं, महाकवि माघ जिन्होंने भीनमाल से संबंध उनका बताया जाता है, जिन्होंने अपने जीवन में एक ही ग्रंथ लिखा और वो इतना पॉपुलर हुआ, सारे रसों का समावेश उसमें कर दिया था। महाकवि मास ने लिखा था शिशुपाल वधम। ये शिशुपाल कौन है, ये शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र है, और बचपन से उनकी काफ़ी गलतियां होती है और कृष्ण उसे क्षमा करते हैं, क्योंकि बुआ को ज्ञात था कि ये सर्वशक्तिमान भगवान का स्वरूप है कृष्ण। तो वो भगवान कृष्ण से ये वचन लेते हैं कि आप मेरे पुत्र की गलतियों को क्षमा करेंगे। तो बुआ की बात को स्वीकार कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण, और बुआ को वचन देते हैं कि मैं आपके पुत्र की 100 गलतियों को, 100 अपराधों को क्षमा करूंगा, उसके बाद मैं इसकी गलतियों को क्षमा न करके इसको दंड दूंगा। और फिर 100वीं गलती के बाद में भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन से शिशुपाल का वध कर देते हैं। और इसी कहानी को मध्य में रखते हुए महाकवि माघ ने शिशुपाल वधम ग्रंथ की रचना की। तो जो शिशुपाल है ना साहब, उस शिशुपाल का संबंध इसी जनपद से बताया जाता है। शिशुपाल से संबंध कौन से महाजनपद का है, तो चेदी की राजधानी शक्तिमती या सोत्यवती। तो यहाँ एक बार और रिकॉल करने की जरूरत महसूस कर रहा हूं मैं। देखिएगा, भारत के अंदर अवस्थित कुल 16 महाजनपद, 2 महाजनपद कंबोज और गांधार भारत से बाहर, अश्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, राजस्थान में अवस्थित महाजनपद मत्स्य महाभारत काल से संबंध, उसके बाद में मध्य प्रदेश से एक महाजनपद अवंती, और इसका संबंध हम मौर्य साम्राज्य से जोड़ करके देखें तो अवंती का ही प्रांतपाल था अशोक, जिसको तक्षशिला आक्रमण के समय बिंदुसार द्वारा बुलाया जाता है। और इस घटना का उल्लेख हमें दिव्यावधान बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। कुरु, पांचाल, कौशल, उसके बाद में मल, वत्स, चेदी, ये 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश के और 3 महाजनपद आपके बिहार से। ये इंपॉर्टेंट है। अंग क्यों इंपॉर्टेंट है, अंग की क्या विशेषता बताई मैंने। अंग, इसकी राजधानी रहेगी चंपा, उसके बाद में वज्जी और मगध सबसे शक्तिशाली राजतंत्रात्मक महाजनपद। फिर एक बात निकल करके यहाँ आई थी मल्ल की, बिल्कुल मल्ल, गौतम बुद्ध से इसका संबंध है इस महाजनपद का। कुशीनगर, कुशीनारा राजधानी के रूप में, और वहीं पर गौतम बुद्ध का निर्वाण होता है। निर्वाण को प्राप्त तो कुल 16 महाजनपद, उनकी राजधानियां वर्तमान में कौन से प्रांत और क्षेत्र में ये अवस्थित हैं, और इनसे संबंधित कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं, मैंने आपको कोशिश की है पूरी जानकारी देने की। और देखिएगा, क्योंकि इसे बुद्ध काल कहते हैं, तो गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ महाजनपदों का उल्लेख हम गौतम बुद्ध यानी बौद्ध और जैन धर्म के अंदर हम अध्ययन करेंगे, विस्तार से उस बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आप सभी लोगों से अपील, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक यू।